हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अपडेटेड फार्मेसी। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो कि हमारे ड्रग के रिलेटेड है, जो कि हमारी फार्माकोलॉजी यूनिट 1 में है, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दी हुई है। आज हम उनके बारे में बात करेंगे जो कि हम सब के लिए, आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देख रहे थे अपनी फार्माकोलॉजी फर्स्ट बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें हम अपना यूनिट 1 देख रहे थे, जिसमें हमने अभी तक बहुत सारे वीडियोस कवर किए, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। तो रही बात हमारे नोट्स की, तो हमारा यूनिट कंप्लीट होने वाला है। जब भी हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो यूनिट के लास्ट वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे जो कि हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको नोट्स मिलेंगे, जिसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि आज हम एगोनिस्ट के बारे में बात करेंगे, एंटागोनिस्ट के बारे में बात करेंगे, सुपर रिसेप्टर्स के बारे में, एडिक्शन, टॉलरेंस क्या है, डिपेंडेंस क्या है, टाइफाइलाइसिस, इडियोसिंक्रेसी एंड एलर्जी। ये कुछ टर्म्स है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कि हमारे सिलेबस पे दी हुई है। इनको हम एक एक करके पूरा डिटेल में जानेंगे सबको। तो इन सब से पहले हम एक टर्म को यहाँ पे पहले जान लेते हैं कि रिसेप्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिसेप्टर क्या होता है। अगर हम रिसेप्टर की बात करेंगे, रिसेप्टर हमारे वो बाइंडिंग साइट्स होते हैं जिन पे हमारा ड्रग अटैच होके उसको रिसेप्टर को एक्टिवेट करके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। यानी कि अगर हम सिंपली समझ लेंगे, जो कि हमारा ड्रग होता है वो हमारी बॉडी में चला जाता है, वहाँ पे क्या करता है, वो साइट ऑफ एक्शन पे चला जाता है, अपना एक्शन साइट ऑफ एक्शन पे शो करता है। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ड्रग होता है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और फिर रिसेप्टर को एक्टिवेट करके अपना फार्माकोलॉजिकल जो भी उसको एक्शन शो करना होता है वो शो करता है। अगर हम ड्रग और रिसेप्टर की बात करेंगे, इनका जो प्रिंसिपल है वो अगर हम देखेंगे किस पे बेस्ड है, वो है लॉक एंड की पे बेस्ड। यानी कि अगर हम सिंपली समझ लेंगे, जो कि हमारा ताला और चाबी होती है, हर ताले के लिए अलग अलग चाबी होती है। इसी तरह जो हमारे ड्रग्स होते हैं, हर ड्रग के लिए अलग अलग रिसेप्टर होता है। हर जितने भी हमारे ड्रग्स है, हर कोई ड्रग अलग अलग रिसेप्टर पे, अपने अपने रिसेप्टर पे बाइंड होकर अपना एक्शन शो करता है। जो कि हमारा ड्रग होता है वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड होकर अपना एक्शन शो करता है। जो कि हमारा ड्रग होता है वो मतलब कितना बाइंड हुआ, उसकी एबिलिटी कितनी है कि वो कितना बाइंड हुआ हमारे रिसेप्टर के साथ, उससे हम ड्रग की एफिकेसी कहते हैं। और जो हमारा ड्रग है उसने बाइंड होके रिसेप्टर के साथ बाइंड होके कितना रेस्पॉन्स शो किया, उसे हम ड्रग की पोटेंसी कहते हैं, ड्रग पोटेंसी कहते हैं। ये हमारे दो टर्म है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखनी है, जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा टॉपिक्स में, बहुत ज़्यादा यूनिट्स में आपको काम आएंगे। एफिकेसी, ड्रग एफिकेसी क्या है और ड्रग पोटेंसी क्या है। ड्रग एफिकेसी अगर हम सिंपली देखेंगे कि जो हमारा ड्रग होता है वो रिसेप्टर के साथ कितना बाइंड होता है, उसकी एबिलिटी कितनी है, कितना वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, उसको हम ड्रग की एफिकेसी बोलते हैं। और फिर कितना एक्शन, कितना रेस्पॉन्स शो करता है, उसे हम ड्रग की पोटेंसी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एगोनिस्ट क्या होता है। हमारी जो पहली टर्म है एगोनिस्ट क्या। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एगोनिस्ट क्या होते हैं, जो कि हमारी सबसे पहली टर्म है। These are those drug substances that binds to a receptor on a cell and triggers a response by that cell। हम अभी तक बात कर रहे थे कि जो रिसेप्टर है हमारा, उसके ऊपर जो ड्रग बाइंड होता है, फिर वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। जो उस पर ड्रग बाइंड होता है, जो भी सब्सटेंस उसके साथ बाइंड होते हैं, उनको हम एगोनिस्ट बोलते हैं। जो कि हमारे रिसेप्टर को ट्रिगर करके उसको एक्टिवेट करके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। एगोनिस्ट्स टिपिकली मिमिक द एक्शन ऑफ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस। जो कि एगोनिस्ट्स होते हैं, ये मतलब जो कि हमारे नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी एक्शन को कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस क्या है। सब हम आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं कि ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस क्या होते हैं और ये एगोनिस्ट्स उनकी जगह पे क्यों बाइंड होते हैं। जो हमारा पेनक्रियास है, आप सबको पता ही, आप सबने ना सुना ही होगा कि जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है डायबिटीज़। उसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्लड शुगर लेवल होती है वो इंक्रीज़ होती है। वो कैसे इंक्रीज़ होती है, हमारे पेनक्रियास में कुछ मतलब प्रॉब्लम आती है, डैमेज वगैरह होता है, उसके कारण क्या होता है कि जो हमारा इंसुलिन पेनक्रियास से इंसुलिन सिक्रेट होता है, वो इंसुलिन कम होता है।
मतलब प्रोड्यूस पूरा नहीं हो पा रहा है जितना हमारे बॉडी को चाहिए, मतलब उसमें कुछ एरर वगैरह कुछ प्रॉब्लम वगैरह आती है, उसके कारण क्या होता है कि हमारी ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ होती है, जो कि हमारे इंसुलिन होता है ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। जब हमारे पेनक्रियाज में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, डैमेज होता है, उससे क्या होता है कि हमारा इंसुलिन उतना सिक्रेट नहीं हो पा रहा है या बिल्कुल ही सिक्रेट नहीं हो पा रहा है, उससे क्या होता है कि हमारे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो रही है। उसके फिर हम क्या करते हैं कि हम आर्टिफिशियली इंसुलिन प्रिपेयर करते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन जो कि हम डायबिटीज़ पेशेंट्स को देते हैं। ये काम करता है, ये बिल्कुल सेम जैसे इंसुलिन हमारी बॉडी में बनता है, बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है जैसे हमारी बॉडी में सेक्रेट होता है ये इंसुलिन, सेम जो हम आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाते हैं सेम इसी तरह होता है, जिसको हम एगोनिस्ट बोलते हैं, जो बिल्कुल जिसका स्ट्रक्चर वगैरह बिल्कुल इसी तरह होता है, जो कि हमारे रिसेप्टर के साथ फिट होता है, उसके साथ बाइंड होकर अपना एक्शन शो करता है, उससे हम एगोनिस्ट बोलते हैं। जो कि हमारे एगोनिस्ट्स होते हैं ये तो या फुल एगोनिस्ट्स होते हैं या पार्शल या इनवर्स। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फुल एगोनिस्ट होता है उसकी हाई एफिकेसी होती है और फुल रेस्पॉन्स। हाई एफिकेसी मतलब हमने अभी भी समझा था कि मतलब पूरा बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ, 100% बाइंड होता है और फुल रेस्पॉन्स शो करता है। पार्शल में क्या होता है कि लोअर एफिकेसी होती है, यानी कि अगर हम समझ लेंगे ये है हमारा रिसेप्टर जिसके साथ हमारा मतलब ड्रग बाइंड होता है, एक सेकेंड, जो कि हमारा ये रिसेप्टर है ये यहाँ पे बाइंड होता है, मतलब पूरा 100% बाइंड होता है। इट मीन्स इसकी ड्रग की एफिकेसी 100% है। जब मतलब ये पूरा बाइंड नहीं हो जाएगा, पूरा फिट नहीं हो जाएगा रिसेप्टर के साथ, उसका मतलब कि इसकी लोअर एफिकेसी है, ये पार्शल एगोनिस्ट है, मतलब इसकी एफिकेसी पूरी 100% नहीं है और इसका रेस्पॉन्स भी लेस रहता है। इनवर्स में क्या होता है कि अपोजिट रेस्पॉन्स शो करता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एंटागोनिस्ट्स क्या होते हैं। जो कि हमारे एंटागोनिस्ट्स होते हैं ये इनका स्ट्रक्चर सेम होता है किनकी तरफ, एगोनिस्ट की तरफ। एंटागोनिस्ट्स आर दोज ड्रग्स सब्सटेंसेस दैट बाइंड टू रिसेप्टर्स बट डू नॉट एक्टिवेट देम। जो कि हमारे एंटागोनिस्ट्स होते हैं ये वो ड्रग्स सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ड्रग्स के साथ बाइंड होते हैं लेकिन उनको एक्टिवेट नहीं करते। एंटागोनिस्ट है सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक एगोनिस्ट, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है एगोनिस्ट की तरह। अब हम समझने कि जो हमारे एंटागोनिस्ट होते हैं ये क्या होते हैं और क्यों होते हैं और इनका रोल क्या होता है, एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। अभी तक हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो हमारा पेनक्रियाज होता है वो इंसुलिन को सेक्रेट करता है। इंसुलिन जब हमारा सेक्रेट होता है नॉर्मल लेवल में तो उससे क्या होता है कि जो हमारी ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होती है। अगर हमारे पेनक्रियाज में कुछ डैमेज वगैरह आती है तो उससे क्या होता है कि हमारा इंसुलिन कम होता है, उसके कारण क्या होता है कि हमारी जो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होती थी बॉडी में, उससे हम क्या करते थे, उसके बदले हम एगोनिस्ट मतलब उसका सेम स्ट्रक्चर आर्टिफिशियल इंसुलिन बाहर से देते थे। उससे क्या होता था कि वो जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते थे उस पर बाइंड होके अपना एक्शन शो करता था, उसकी एक्शन को कॉपी करता था। अब क्या होता है कि अगर इंसुलिन बढ़ जाएगा, हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा हमारी जो ब्लड शुगर लेवल होगी वो कम होगी। तो उसके बदले हम क्या करते हैं कि हम बाहर से एंटागोनिस्ट जो कि हमारे इंसुलिन का एंटागोनिस्ट होता है वो एडमिनिस्टर बॉडी में करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ग्लूकागन। उससे क्या होता है कि वो जब हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर होता है कि जो हमारे इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं उसके ऊपर हमारे जो एंटागोनिस्ट होता है वो बाइंड होता है, वो यहीं पे बाइंड होता है। जब वो बाइंड होता है वो इस इंसुलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करता है। उससे क्या होगा कि जो इंसुलिन होगा उसको मतलब यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, उसको वो रिप्लेस करेगा कौन, जो एंटागोनिस्ट है इंसुलिन का, वो इंसुलिन को रिप्लेस करेगा, वो यहाँ पे रिसेप्टर को बाइंड करेगा। उससे क्या होगा कि हमारे जो मतलब इंसुलिन का एक्शन होगा वो ज़्यादा मतलब वो इंसुलिन का एक्शन शो नहीं होगा। उससे क्या होगा कि हमारी जो ब्लड शुगर लेवल होगी वो मेंटेन में रहेगी, वो नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाएगी। अब जो हमारा एंटागोनिस्ट है इसके दो टाइप्स है, एक तो है कॉम्पिटिटिव, दूसरा है नॉन। जो कि हमारे एंटागोनिस्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो जो कि हमारे एंटागोनिस्ट होते हैं उनको हम तो इस बात से आपको कंफ्यूज होगा कि जो हमारे एंटागोनिस्ट होते हैं उनको हम बॉडी में एडमिनिस्टर क्यों करते हैं। जो कि हमारे एंटागोनिस्ट समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारे ड्रग्स होते हैं उनका जो ओवरडोज होता है, यानी कि जो हमारे एगोनिस्ट होते हैं या हमारे ड्रग्स होते हैं उनका क्या होता है कि उनका वो कभी साइड इफ़ेक्ट्स दिखाते हैं उनके ओवरडोज से,
क्या होता है कि उनका असर कम करने के लिए हम एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं, या कभी किसी भी ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स कम करने के लिए हम एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा पैरासीटामॉल होता है, उससे क्या होता है कि हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है। फिर हम क्या करते हैं कि पैरासीटामॉल का ओवरडोज कम करने के लिए हम N-एसिटाइलसिस्टीन का यूज़ करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि हमारा कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। These are those antagonists which have similar structure like agonists, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है किनकी तरह, एगोनिस्ट की तरह। ये जो हमारे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं ये 100% हमारे रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, यानी कि इनकी एफिशिएंसी 100% होती है। इट इनहिबिट द फुल रिस्पॉन्स ऑफ एगोनिस्ट, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं या हमारे एगोनिस्ट का फुल रिस्पॉन्स इनहिबिट कर देते हैं। जो कि हमारा जो कि हमारा एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट होता है, इनके बीच में कंपटीशन रहता है। ये चाहता है कि एगोनिस्ट चाहता है कि मैं ही रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाऊँ, और एंटागोनिस्ट चाहता है कि मैं ही रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाऊँ। इनके बीच में कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में क्या होता है कि एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट के बीच में कॉम्पिटिशन होता है। जो कि हमारा, अगर हम क्या करेंगे, बाय इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट, अगर हम कंसनट्रेशन एगोनिस्ट के इंक्रीज करेंगे, जो हमारा कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट है उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, उसकी एक्टिविटी कंट्रोल हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, जो कि हमारे नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं, एक टाइप होता है एंटागोनिस्ट का। अगर हम वर्ड से भी यहाँ पे समझ लेंगे, यानी कि नॉन कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिशन, यानी कि जो हमारे नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं इनको किसी के साथ भी कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है। These are those antagonists which bind to an allosteric site on a receptor to prevent activation of receptor। जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट थे, वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे मतलब साइड्स होते थे रिसेप्टर के साथ, रिसेप्टर पे जहाँ पे एगोनिस्ट बाइंड होता था वहीं पे एंटागोनिस्ट भी बाइंड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में यहाँ पे हमारे एलोस्टेरिक साइट्स, एक्स्ट्रा साइट्स होते हैं जहाँ पे हमारा एंटागोनिस्ट बाइंड होता है। जो कि हमारा साइट ऑफ एक्शन होता है, वहाँ पे हमारा ड्रग बाइंड नहीं होता, हमारा एंटागोनिस्ट बाइंड नहीं होता है। उससे क्या होता है कि जहाँ मतलब जो हमारा रिसेप्टर होता है वो पूरा इनएक्टिवेट होता है। उससे क्या होता है कि वो कोई भी रेस्पॉन्स शो नहीं करता, यानी कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं वो रिसेप्टर के एलोस्टेरिक साइट्स पे बाइंड होते हैं। अब है हमारी नेक्स्ट टर्म सुपेयर रिसेप्टर्स, जो कि हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है सुपेयर रिसेप्टर। जो कि हमारे सुपेयर रिसेप्टर्स होते हैं इनको हम रिसेप्टर रिजर्व भी कहते हैं, यानी कि इन पे कुछ ऐसी साइट्स होती है, कुछ ऐसी मतलब जगह होती है जो कि एक्स्ट्रा रहती है, जिन पे हमारा ड्रग बाइंड नहीं होता है। तब भी हमारा जो ड्रग होता है वो जितने पे भी बाइंड होता है अपना पूरा मतलब जितना भी उसको अपना एक्शन शो करना होता है उतना पूरा एक्शन शो करता है। सुपेयर रिसेप्टर्स आल्सो नोन एज रिसेप्टर रिजर्व रेफर टू द फिनोमिना वेयर मैक्सिमल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैन बी अचीव्ड, जिसपे मतलब क्या होता है कि हमारा पूरा जितना भी हमें रिस्पॉन्स चाहिए उतना हमें अचीव होता है। इवन व्हेन नॉट ऑल अवेलेबल रिसेप्टर्स आर ऑक्युपाइड बाय एन एगोनिस्ट, जो कि हमारे मतलब एगोनिस्ट होते हैं, हमारे ड्रग होते हैं या कोई भी सब्सटेंस होता है, वो पूरे मतलब जितने भी अवेलेबल मतलब रिसेप्टर्स होती है उन पे मतलब पूरा बाइंड नहीं होता, उनको पूरा ऑक्युपाई नहीं करता है वो। मतलब कुछ मतलब वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा साइट्स भी मतलब कुछ रिजर्व मतलब साइट्स भी रहते हैं हमारे रिसेप्टर पे, तब भी हमारा जो ड्रग होता है वो पूरा मतलब 100% जितना भी हमें मतलब इफेक्ट चाहिए, जितना भी हमें रिस्पॉन्स चाहिए उतना हमें शो करता है। तो अगर हम एग्जांपल एक यहाँ पे समझ लेंगे कि जो हमारे हार्ट के B1 रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि हमारे B1 रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट में प्रेजेंट, β1 रिसेप्टर्स हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे जब भी हम मतलब नॉर्मल मतलब ऐसे ड्रग में मतलब हम अपने ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं वो 90% हमारे ड्रग के को ऑक्युपाई करती है। और जो बाकी मतलब जगह रहता है मतलब सुपेयर रिसेप्टर्स होते हैं वो किस काम आते हैं फिर हमें, जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, मतलब हार्ट फेलियर वगैरह होता है ऐसा कुछ, तो उस टाइम अगर हम ड्रग देते हैं उस टाइम हम मतलब ऐसे ड्रग्स हम बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं कि जो हमारे पूरे 100% रिसेप्टर को ऑक्युपाई करती है, उसे हमें क्या ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होता है, ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलता है। एडिक्शन, अगर हम जनरल में समझ लेंगे, जनरल टर्म में देखेंगे कि एडिक्शन का मतलब क्या है। एडिक्शन का मतलब है कि किसी भी चीज़ की लत लग जाना, यानी कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ को कंटिन्यूसली ले रहा है या बार बार ले रहा है या बहुत टाइम से ले रहा है, उससे क्या होता है कि उस चीज़ से एडिक्ट हो जाना, उससे क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है उसको हार्मफुल इफेक्ट्स मिलते हैं। ये पता भी होता है कि मतलब इस चीज़ से मतलब हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट्स मिलते हैं, तब भी उस चीज़ को इस्तेमाल करना। यहाँ पे हम
फार्माकोलॉजी में देखते हैं कि ड्रग एडिक्शन क्या होता है। अगर हम देखेंगे जो कि ड्रग एडिक्शन होती है, ड्रग एडिक्शन यही हुआ जब कोई मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू दी जाती है और उसका जो फंक्शन होता है वो कंप्लीट होता है, इसके बाद भी अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन उस ड्रग के प्लेजरेबल इफेक्ट्स को अचीव करने की कोशिश करता है या कंटिन्यूसली लेना चाहता है, इस तरह की सिचुएशन को हम ड्रग एडिक्शन कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जो कि लोग यूज़ करते हैं नशे के लिए। कोकेन है, हीरोइन है, अल्कोहल है, मतलब ये कुछ ड्रग्स है जिनसे मतलब लोग एडिक्ट हो जाते हैं, जिनसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एडिक्ट होने। अब है हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टॉलरेंस, यानी कि किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करना। ड्रग टॉलरेंस यानी कि ड्रग को टॉलरेट कर पाना, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है वो ड्रग को टॉलरेट करती है। इसका मतलब क्या है? तो अगर हम यहाँ पे जनरल में समझ लेंगे कि जो इट refers to the requirement of higher dose of drug as compared to the therapeutic dose in order to get the optimum response। जो कि हमारी बॉडी होती है उसको मतलब हायर डोज चाहिए, जितना मतलब हमारा थेरेपेटिक डोज होता था उससे ज़्यादा चाहिए, जो कि हमारी बॉडी को रेस्पॉन्स, मतलब जो हमारी बॉडी रेस्पॉन्स शो करती है उसके लिए उसको ज़्यादा डोज चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी मतलब टॉलरेंस डेवलप्स व्हेन वी टेक, मतलब टॉलरेंस तब डेवलप होती है जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं फ्रिक्वेंटली या इंटरवल में या रैपिडली। देन आफ्टर क्या होता है कि जो कि हमारा ड्रग होता है हमारी बॉडी उसे टॉलरेट कर पाती है। मीनस कि जो हमारा डोज होता है वो अब मतलब इस काबिल नहीं होता है कि सेम इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है जैसे पहले करता था। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर जो हमारा ड्रग का डोज होता है वो इंक्रीज करना पड़ता है, मतलब ऑप्टिमम रेस्पॉन्स के लिए। अब है हमारा नेक्स्ट डिपेंडेंस, यानी कि ड्रग डिपेंडेंस, किसी भी ड्रग पे डिपेंड होना। When a person take any drug substance for a long duration for any reason या cure, then our body become dependent on that drug and behave normal with that drug. If body not received that drug, then it may cause unusual effects such as headache, nausea, discomfort, etc. जो कि हमारी बॉडी होती है जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं किसी भी रीज़न के लिए या क्योर होने के लिए, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो डिपेंडेंट होती है। कुछ टाइम के बाद जब हम बहुत टाइम से लेते हैं हमारी बॉडी उस ड्रग पे डिपेंडेंट होती है। जब भी वो ड्रग मतलब हम लेते हैं उस टाइम हमारी बॉडी नॉर्मल होती है। जब भी हम वो ड्रग मतलब लीव करते हैं, छोड़ते हैं वो ड्रग लेना, तो उससे हमारी बॉडी अब नॉर्मल फंक्शन शो करती है। यानी कि उससे क्या होता है कि हेड एच होता है, नोजिया होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, अगर हम एनर्जेटिक ड्रग्स बहुत टाइम से मतलब एक्सेस यूज़ लेंगे, ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक, यानी कि जो हमारे पेन किलर्स होते हैं उनका ज़्यादा। Tachyphylaxis refers to a rapid decrease in response to a drug after its administration, often require high dose to maintain the same effect। जब भी हम किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में, तो उससे उस पर क्या होता है कि जो हमारा ड्रग होता है उसका जो रिस्पांस होता है बहुत जल्दी मतलब डिक्रीज़ होता है। उससे फिर हमें क्या करना पड़ता है कि हमें उसी ड्रग का मतलब हायर डोज देना पड़ता है सेम इफेक्ट मेंटेन करने के लिए। अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे जो कि हमारा निकोटीन है, तो जो कि हमारी टैक्फाइलैक्सिस है, इससे हम एक्यूट टॉलरेंस भी। अब है हमारा इडियोसिंक्रेसी का मतलब ये है कि अगर हम सिंपली देखेंगे कि ये वो कंडीशन है, अगर हम एग्जांपल में समझ लेंगे, सपोज हम कोई ड्रग ऐसा है, अगर हमने कोई भी ड्रग किसी भी पॉपुलेशन को दिया, उसमें क्या होता है कि कुछ मतलब उसमें कुछ लेस पॉपुलेशन ऐसी होती है या कुछ पर्सन ऐसे थे या कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें मतलब सपोज हमने 100 पेशेंट्स को कोई भी ड्रग दिया, उसमें क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स में सपोज 4 पेशेंट्स में ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं हमें, जो कि बाकी में देखने को नहीं मिलते। अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे, जो कि हमारे बारबिचुरेट्स होते हैं, ये हमारे सीएनएस को डिप्रेसेंट करते हैं, यानी कि जो हमारा सीएनएस होता है उसको डिप्रेस करते हैं, एक्ट करते हैं एज ए सीएनएस डिप्रेशन। लेकिन ये कुछ पेशेंट्स में कॉज करता है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट, जो कि अगर हम देखेंगे कि मतलब जो बारबिचुरेट्स होते हैं कुछ पेशेंट्स में हमें मेंटल कन्फ्यूजन देखने को मिलता है, या किसी में एक्साइटमेंट, कुछ पीपल्स में हमें एक्साइटमेंट देखने को मिलता है। यानी कि जो हमारी इडियोसिंक्रेसी होती है वो कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि कोई भी ड्रग हम लेते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन उसमें क्या होता है कि कुछ लोग उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि हमें बाकी में देखने को नहीं मिलते हैं। अब है यहाँ पे एलर्जी, जो कि हमारी एलर्जी होती है, उसके लिए अगर हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में एलर्जी रिएक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हमारी बॉडी में
एक लोकल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जी के लिए, वो होता है हिस्टामीन। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ड्रग एलर्जी क्या होती है, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो एबनॉर्मल रिएक्शन शो करता है अगेंस्ट ड्रग के अगेंस्ट एबनॉर्मल रिएक्शन शो करता है। जब भी हम बॉडी में ड्रग एडमिनिस्टर करता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको लगता है कि कोई फॉरेन मटेरियल बॉडी में एंटर हो गया, वो क्या करता है कि एंटीबॉडीज रिलीज करता है, उससे क्या होता है कि एलर्जिक रिएक्शन शो होती है जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। साइड इफेक्ट्स और एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो कि साइड इफेक्ट्स होते हैं किसी भी ड्रग के, अगर हम यहाँ पे देख लेंगे, जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं उससे क्या होता है कि उसका रिस्पांस वगैरह जो भी हमें मतलब चाहिए वो मिलता है, फिर उसके बगैर मतलब अनवांटेड इफेक्ट जो कि हमें नहीं चाहिए वो भी हमें मिलते हैं, उनको हम ड्रग के साइड इफेक्ट्स बोलते हैं। और जो एलर्जी होती है ये मतलब पहले जब हम बॉडी में ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं उस टाइम जो कि हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो एबनॉर्मल रिएक्शन शो करता है उस ड्रग के अगेंस्ट, उसे हम ड्रग एलर्जी कहते हैं। जो कि हमारी ड्रग एलर्जी होती है ये हम मतलब कॉमन टर्म यूज़ करते हैं किसकी ड्रग एलर्जी इज ए कॉमन टर्म यूज फॉर बोथ है। जो कि हमारी ड्रग एलर्जी होती है ये हम कॉमन टर्म यूज़ करते हैं एलर्जिक रिएक्शंस और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस टू ए मेडिसिन। जो कि हमारी मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस होती है वो होती है स्किन रिएक्शन सच एज रैशेस, इचिंग एटसेट्रा।